इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है और ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर इस्तीफ़ा देने के हवाले से दबाव आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से न सिर्फ अब बाकायदा ये मुतालबा किया जा चुका है, बल्कि अब बाकायदा इसके ऊपर डिस्कशन भी होगी। इसके लिए इजलास भी बुलाए जा रहे हैं। कैबिनेट का इजलास भी है इतवार के दिन, और आगे भी मजीद कोशिश है उनकी कि ये दबाव बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी साहब ने जो कानून साजी की गई थी पार्लियामेंट की जानिब से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से, ये बिल उन्होंने दस्तखत के बगैर ही वापस लौटा दिया है पार्लियामेंट को, और उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ सिफारिशात भी भेजी हैं, जिसको हुकूमत ने साफ तौर पर कह दिया है कि जनाब वो कोई खातिर में नहीं लाएंगे और ये मिनोअन ऐसे ही बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर किया जाएगा और उसके बाद वो फिर खुद ब खुद कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, कानून बन जाएगा। ये महाजरा ये भी चलती हुई नजर आ रही है। जो पैसे दिए जाने थे इलेक्शन कमीशन को अखराजात के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए, वो भी फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं और 10 अप्रैल को इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई जानी है कि वो पैसे आए हैं या नहीं, और अगर नहीं आए तो फिर क्यों नहीं आए और कौन इसका जिम्मेदार है, तो उसके ऊपर फिर अलग कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये अभी महाजराई जारी है और अभी तक भी हम इस बात के लिए श्योर नहीं हैं कि ये इंतखाब 14 मई को होगा या नहीं होगा। लेकिन इस सारे हंगाम कहीं ना कहीं से मुज़ाकरात की आवाज़ें भी उठने लगी हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अलग से जो इजलास मुनक़िद किया गया, उनका पार्टी इजलास, उसमें उन्होंने इस बात को दोहराया है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते, मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक डिफरेंट लाइन लेते हुए ये बात भी कही है कि अदलिया के वक़ार को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। तो क्या समझा जाए, क्या पीपल्स पार्टी अपने आप को PMLN से थोड़ा फासले पर कर रही है? क्या आने वाले दिनों में हमें कोई नई सफ़बंदी देखने को मिलेगी? इस हवाले से भी बात होगी आज के प्रोग्राम में, और कुछ खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। सऊदी अरब की पॉलिसी में वाज़ेह चेंज, ईरान से दोस्ती, और इसी तरह से मज़ीद उनकी जो पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ रहे हैं वो किस तरफ खित्ते को लेके जा रहे हैं, इसके हवाले से भी बात होगी। आप सबको कहती हूँ, पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, ये जो हम देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से महाजराई, ये अभी तक तो हमें लग रहा है फैसला आ जाने के बाद ख़त्म होने की बजाय ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही। पहले तो ये सियासी जमातों का आपस का मसला लग रहा था, अब इसमें इदारे भी हमें नज़र आ रहा है कि वो भी मुतासर हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पैसे रिलीज़ हो जाएंगे और ये मामला आगे भी चलता जाएगा, बेशक दबाव भी रहे, लेकिन आपको या फिर ये लग रहा है कि इस मामले को ही रोका जाएगा और चीफ जस्टिस साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा ज़ोर पकड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये लगता है कि हुकूमत ने अब ये ज़िद पकड़ ली है कि किसी तौर भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। अगर आप राना सनाउल्लाह साहब का बयान जो अभी हमने चलाया अभी उस पर थोड़ा सा गौर करें, जो उन्होंने गुफ्तगू की है शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, तो आपको इस बात की दलील जो है वो मिल जाएगी कि हुकूमत बिल्कुल भी इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। इसी तरह आपने पैसों की बात की कि पैसे मिलेंगे या नहीं, फंड्स मिलेंगे या नहीं, तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने जो बातें की हैं तो वो उनसे तो ये ज़ाहिर होता है कि वो पैसे देने के भी मूड में नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ तौजीहात जो इसकी पेश की और जो जिस तरह से इदारों के हवाले से भी जो बातें हो रही हैं, तो मामला ये है, मुझे नहीं ये लगता कि हुकूमत किसी तौर पर अभी तक इलेक्शन कराने पर राज़ी होगी। अब अगर इलेक्शन नहीं करवाती हुकूमत तो क्या करेंगे? तो इस हवाले से हमारे पास आज एक वाकफा ने हाल की भी बड़ी खबर है, अगर आप कहें तो वो भी मैं साथ ही शेयर कर लेता हूँ। हमारे वाकफा ने हाल ने यह बताया समीना कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि उन पर कोई कितनी भी तनकीद करे, उनके हवाले से जितने भी बयान दिए जाएँ या हुकूमती जो लोग हैं उनके बारे में जो भी गुफ्तगू करें, वो किसी का भी नोटिस नहीं लेंगे, वो किसी पे भी इस हवाले से बात नहीं करेंगे। लेकिन अलबत्ता जो चीफ जस्टिस साहब की इंतहाई करीबी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है, ये मानना है कि सिर्फ वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो उनका ओहदा जो है, जिस बात का मुतकाजी है, उस पर ही सिर्फ अपना फोकस रखेंगे और ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से वो आइनी और कानूनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ अपनाएंगे। और ये भी उनका कहना है कि अगर इस हवाले से उनके फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर जो भी कानूनी ऑप्शंस हैं वो उन पे ना सिर्फ
सवाल जवाब करेंगे, बल्कि पूरी सख्ती से उस पर अमल करवाएंगे। तो ये भी तो बताएं, वाकफान आल क्या कहते हैं, इस्तीफे पे उन्होंने सोचा है कि नहीं? नहीं, वो बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे वाकफान आल के मुताबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, और बिल्कुल वो इस हवाले से उनके करीबी सराय का ये कहना है कि वो इस्तीफा देने का सोचे भी क्यों, बिल्कुल वो इस चीज़ को प्रेशर में नहीं ले रहे। और एक और आपको बात बता दूं कि इन दिनों उन मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, जो हमें उनके इंतहाई करीबी सराय ने बताया कि तमाम टीवी चैनल्स और मीडिया जो है वो देखना भी बंद कर दिया। उनका ये मानना है कि इस तरह से जो चीज़ हो रही है वो उस पर कान ही नहीं धरेंगे, वो अपना पूरे का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ अपने काम पे रखें। बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, वैसे तो एक आइन के तहत भी जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत भी जज साहब से यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इधर उधर की बातों में ध्यान न दें और फोकस जो है उनका वो आइन और कानून की तरफ ही हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है वाकफान आल की खबर जो इमरान साहब ने शेयर की है। लेकिन आपको क्या नज़र आता है, ये जो दबाव बढ़ाया जा रहा है चीफ जस्टिस के ऊपर, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं, ये ऑप्शन आ सकता है, या फिर आपको लगता है कि ये फिर अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो इसका मतलब तो ये है कि फिर लड़ाई बड़ी दूबदू है, बड़ी खुली लड़ाई शुरू हो जाएगी? देखिए सुमीना, बात यह है कि इस्तीफा अगर देना होता तो वो इतनी हद तक क्यों जाते? वह बात सिंपल सी ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो कि उन्होंने कहा है, जैसे अभी इमरान याकूब साहब ने भी कहा है, अगर आइन पे अमल दरामद कराने के ऊपर और कानून के ऊपर अमल दरामद कराने पे जजेस ने इस्तीफा देने शुरू कर दिए तो कल तो सारी जुडिशरी घर चली जाएगी। और यही एक टाइम होता है जब माफियाज के सामने जो है वो जजेस दलेरी से खड़े होते हैं और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वो अपनी बात करते हैं। तो अभी जो मामला चलाया जा रहा है ये गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें तो सीधा आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है कि मद्दा नजर ये है कि आइन पे अमल ना हो, और आइन पे कोई भी जज जो है चीफ जस्टिस साहब समेत जिन लोगों ने फैसला दिया है वो आइन की बालादस्ती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं ज़ाहिर है बतौर वकील उनको जानता भी हूँ, उनके सामने पेश भी होता हूँ, मैंने उनकी इस अज़म में कोई लफ्जिश नहीं देखी। और बंदियाल साहब जो है वो शरीफुल नफ्स तबन बहुत ही नफीस आदमी है, लेकिन जिस तरह से वो बेबाकी से खड़े हुए हैं इस हुकूमत के सामने, जिस तरीके से अब फतवा साजी का भी आएगा, जिस तरह से जो दबाव के टिपिकल तरीके हैं वो उनके ऊपर वो किए गए, लेकिन वो इस अज़म पे अपने पे मुसलसल कायम है कि आइन और कानून के मुताबिक ही काम होगा और आइन के और कानून के मुताबिक जो है इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया है वो भी एक बहुत अजीम फैसला है जो बाकी जजेस। आपको क्या चौधरी साहब, आपकी रीडिंग क्या है कि इस मुतालबे के पीछे क्या PMLN है सिर्फ खड़ी हुई, या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी उन्हें हासिल है? अपना जो पीपल्स पार्टी है जी, उसने तो अपने आप को जरा फासले पे रखा है इस सारे मामले पे। एक अलहदा इजलास करके, एक अलहदा जो उन्होंने एक एलामिया जारी करके, और उस एलामिया में जो बातें PTM ने की उनसे हट के उन्होंने जो एक पोजीशन ली है, उससे ये नजर आता है कि पीपल्स पार्टी की जो अप्रोच है इस सारे मामले में वो निस्बतन ज्यादा सियासी है, निस्बतन ज्यादा जो है वो प्रैग्मेटिक है। और उन्होंने जिस तरह से PDM ने या इनके हवारियों ने ये जो मामलात किए हैं, इनके ऊपर जो है वो इतना सख्त स्टांस ना लेके खुद को फासले पे किया है। और आने वाले दिनों में ये जो नई शबबंदी होगी जो कि बिल्कुल होनी है, सियासी रिक्वायरमेंट भी है, नई सिचुएशन जिस तरह से बदल रही हैं उनके मुताबिक भी होना है। तो जो पीपल्स पार्टी जो है वो इन सारे मामलों पे जो ऊपर जो है वो दूर से रह के शामिल होना चाहती है, वो सामने नजर नहीं आना चाहती सारा। सही, लेकिन इमरान साहब, चलिए चौधरी साहब मैं इस पे आपका दोबारा भी लेती हूँ कमेंट, लेकिन इमरान साहब आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वाकई कोई अपने आप को फासले पे कर रही है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमने बयानात देखे हैं, भले वो शाज़िया मरी साहबा की दबंग किस्म की तकरीर हो जो पार्लियामेंट में उन्होंने की, या शहरी रहमान साहिबा के आप टॉक्स देख लें, ट्वीट्स देख लें, कमर जमान कायरा साहब जिस तरह से आके बात कर रहे हैं, तो उससे आपको ये तासुर, बल्कि बिलावल भुट्टो खुद फ्रंट फुट पर आके जो बातें कर रहे हैं अदलिया के बारे में,
उससे आपको ये तासुर मिलता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी में किसी किस्म का कोई फ़र्क है इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर? बिल्कुल जी, 1% भी फ़र्क नहीं है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल 1% फ़र्क नहीं है। और जितनी अगर आप ये कहें कि सख्त तकरीरें खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले 2, 3 या 4 दिनों में की हैं, उसकी माजी में आपने कभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ुबान से उस तरह के अल्फाज नहीं सुने होंगे। पीपल्स पार्टी कर क्या रही है? पीपल्स पार्टी अपनी सियासी जो चाल है वो चल रही है, वो डबल गेम कर रही है, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का बाकायदा हिस्सा नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि हाँ जी, लिहाजा वो ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हम PDM का हिस्सा नहीं हैं, हम PDM के बाहर एक अपनी एक कुव्वत हैं जो हमने अपना इजलास किया। इत्तेहादी हुकूमत का सुन लेना, ये जो इजलास है ये उस हैसियत से बाकी रह गई। ये बात के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या अदलिया के फाजिल जज साहिबान के हवाले से पीपल्स पार्टी की कोई अलग सोच है, तो वो सोमवार को ये जो खबरें आ रही हैं कि सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली के भी इजलास बुलाए जा रहे हैं, तो जब सिंध असम्बली का इजलास होगा तो आपके सामने नज़र आ जाएगा आपको कि जज साहिबान के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से सिंध असम्बली में क्या क्या करारदादें पेश होती हैं और क्या क्या करारदादें मंजूर होती हैं। लिहाजा अगर कुछ लोगों को ये है, इस बात का शक या शुबा है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है उनसे फासले पे आ गई है और उनकी कोई दोगली पॉलिसी है, डबल पॉलिसी है या मुख्तलिफ पॉलिसी है, तो वो पीर के रोज़ वो मामला भी हसनात मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और अपना एक तज्जिया हैं कोर्ट रिपोर्टिंग की वजह से कि अदालती मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तो उनसे भी इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हसनात मलिक साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो एक तासुर है कि जुडिशरी डिवाइड है और फुल कोर्ट नहीं बनेगा, फुल कोर्ट मीटिंग तक नहीं होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा डिवीज़न है जज साहिबान में, आपको ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे? क्या अभी भी उनकी कुछ पसे पर्दा मुलाकातें या अपने हाउस को ऑर्डर करने के लिए कुछ काविशें जारी हैं? देखिए, ये तसुर नहीं है, ये हकीकत है कि जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो यानी आप कहें अब आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं कि जिसमें अब वो एक दूसरे के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी खत लिख रहे हैं कि जी जो है वो जो फलां जज का मामला टेकअप किया जाए। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी वहाँ उन्होंने भी क्यूरेटिव रिव्यू लगा दी हुकूमत की दरखास्त जो कि जी क्यूरेटिव रिव्यू की वापसी के हवाले से। तो ये सिग्नल एक दूसरे को ऐसे दिए जा रहे हैं दोनों धड़ों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तो ये लग रहा है कि ये फाइनल राउंड स्टार्ट हो गया है। और इसमें कोई ये नहीं लड़ाई, कोई शक नहीं कि नेशनल पॉलिटिक्स भी है, लेकिन ये है कि जी दोनों ग्रुपों में कि कौन प्रिवेल करेगा। नहीं तो क्या हसनात मलिक साहब, ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो बाकी जज साहबान हैं जो इत्तेफाक नहीं कर रहे चीफ जस्टिस साहब से, उनका मुतालबा क्या है बुनियादी तौर पर? वो क्या रिजाइन चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब का, या फिर जो कानून साजी पार्लियामेंट ने वैसे ही अपने तौर पर अलग से कर दी है उसी का वही उनका मतमा नजर, अगर वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं तो फिर वो मसले हल हो जाएंगे उनके? देखिए, असल मसला तो जस्टिस काजी फाइजा केस से शुरू हुआ और ये चीजें बढ़ती गईं क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने टेनोर में जस्टिस काजी फाइजा जो सीनियर कुनी जज और जस्टिस सरदार तारिक उनके साथ उनके तल्लुकात कोई अच्छे नहीं रहे। इसी वजह से उन्होंने हाई प्रोफाइल पोलिटिकल सेंसिटिव केस में कभी भी उनको किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। जजेस की अपॉइंटमेंट भी इन का खिलाफ रहा है और भी जो देखी है कि जो ये तहफुज़ात तो अब सबको मालूम है हसनात मलिक साहब, ये तो ओपनली अब आ चुके ना, फैसलों में इजाफी नोट और इख्तिलाफी नोटों में हर चीज में आ गए। अब उनका मुतालबा क्या, चीफ जस्टिस से चाहते क्या है ये जज साहब जो एक अलग हमें नजर आते हैं पेज पे? देखिए, उनका जो मुतालबा नजर आ रहा है वो तो ये है कि चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है वो रेगुलेट होना चाहिए, इसमें रूल जो हैं उनके में तब्दीली लाई जाए और जो है वो ताकि जो स्पेशल बेंचेस बने उसमें कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, न कि पिक एंड चूज हो। बज़ाहिर तो ये चीज सामने आ रही है। लेकिन मालिक साहब, मैं आपसे ये पूछना भी चाह रहा हूँ कि क्या ये जजेस जो ये चाह रहे हैं, 7 जजेस हैं जो अपरेंटली, क्या उनको यकीन नहीं है कि जब काजी फायज़ साहब जज बनेंगे तो फिर ये रूल्स नहीं बन सकेंगे? मतलब वो जो सारी इस वक्त तगोदो नज़र आ रही है बंदयाल साहब के ऊपर या रख के जो बंदूक चलाई जा रही है उनके कंधों के ऊपर, तो क्या ये काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो फुल कोर्ट नहीं बुला सकेंगे? क्या वो मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे? वहाँ पे असल में ये जो जल्दबाजी है, जो जजेस का रोज़ाना ख़त आ जाना, या ये जो सारा अब काजी फायज़ साहब का जो आज का ख़त है
जो उन्होंने नोट लिखा वो 5 मेंबर बेंच 6 मेंबर बेंच का हिस्सा नहीं थे, तो वो उस पर भी कानूनी सवालात तो खड़े होते हैं कि किस हैसियत में वो नोट आया और वो नोट फैसला कैसे कहलाया जा सकता है। लेकिन क्या काजी साहब का जो टेनोर आने वाला है उसमें जजेस को ये यकीन नहीं है कि ये रूल्स बनेंगे? तो ये इसमें इतनी जल्दी जो सारे मामले हो रहे हैं इसमें क्या वजह है इसकी आपके ख्याल में? देखिए, उसकी एक तो वजह ये है कि जो ये चीज 1 साल से चल रही थी कि आप किसी भी बेंच में उनको जो ऐसा, तो मलिक साहब 3 महीने और चल जाए तो उसमें क्या मसला है? देखिए, इसमें मिसट्रस्ट इतना है कि, और एक तसर ये है जजेस के दरमियान कि कुछ जजेस जो हैं वो जो पीटीआई की उनके वो ये तसर है, मैं ये नहीं कह सकता ये कि जी वो ये है कि जी ये पीटीआई का जो मैटर है ये हाई कोर्ट में था, इसको यकदम यहाँ जो फोरम शॉपिंग हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप लिया गया और जिस तरीके से एक सर्विस मैटर में सो मोटो लिया गया उसमें सवालात खड़े किए गए। और दूसरी साइड पे जो है वो ये बात आ रही है कि जी जो जजेस इसमें रेजिस्ट कर रहे हैं सो मोटो का, वो क्या वो 90 दिन का इलेक्शन नहीं चाह रहे? तो ये एक चीज है, लेकिन सबको पता है कि मसला मलिक साहब जो तो सो मोटो लेने का तासर है, अगर आपको याद हो तो एक जो आपके दोस्त हैं उनके एक काजी फायज ईसा साहब ने उनके हाथ से एक एप्लीकेशन ली और एक सो मोटो लिया, जो कि बाद में 5 मेंबर बेंच ने जो है उसको भी कहा कि आप नहीं ले सकते थे। इसी तरह से ये जो हाफिज साहब के 20 नंबरों वाला केस है इसमें भी सो मोटो नंबर ले के जो है वो 20 नंबर कहीं के कहीं रह गए और रेगुलेशंस भी वो ख़त्म हो गए थे। तो ये जो बात करी जा रही है ये तो फिर उन 2 केसेस में हुआ और काजी साहब उसमें मौजूद थे एज ए जज। मसला जो देखें, बात यह है कि ये मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आती, तासुर बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर 12 महीने पहले इंतज़ार कर लिया तो 3 महीने इंतज़ार क्यों नहीं किया जा रहा और रोज़ाना नोट्स क्यों निकाले जा रहे हैं उन जजेस की तरफ से? इसकी जो बैकग्राउंड है उस पर आपकी राय चाहते हैं कि क्या मसला है? क्योंकि लगता है कि ये बंदयाल साहब को जो एक मुखालिफ ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट में, आपको भी पता है मुझे भी पता है, वो बहुत जल्दी में है। उस जल्दी की वजह क्या है? देखिए, उनका ये तसर है कि बंदयाल साहब और उनके हमनवा भी जो हैं वो जल्दी में है, वो पीटीआई को इख्तिदार देना चाह रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ मूव होगी उनको इनसिक्योर फील करते हैं जिस तरह, और पीटीआई मेरा ख्याल है इस दफा फिर ब्लंडर कर रही है जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में एक मामला किया। अगर ये जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जुडिशियल पॉलिटिक्स हो रही है ये जजेस के अंदरूनी इख्तिलाफात है। अगर जैसे सैयद मंसूर अली शाह को देखें, जैसे अतर मिन अल्लाह को देखें, ये वो जजेस हैं जिनका पीटीआई को माजी में उन्होंने बड़े बड़े रिलीफ दिए। अब अगर आप पीटीआई उसको तसर देती है कि जी ये कोई साजिश कर रहे हैं, ये तो वाइस वर्सा ही है ना हसन मलिक साहब। इस तरह तो ये हुकूमत को भी रिलीफ मिले अता बंदयाल साहब से, और जो उनकी हुकूमत ही बनी थी उमर अता बंदयाल साहब के ही सो मोटो से बनी थी। अगर एक तरफ ये तासुर है कि वो पीटीआई को कोई शायद सपोर्ट कर रहे हैं या कोई फेवर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी तो ये तासुर है ना जो नोट निकल रहे हैं वो किसको फेवर कर रहे हैं, वो किसकी जो है वो हिमायत और मलिक साहब तासुरात के ऊपर अदारों की जो साख है वो भी दाव पे लगा दी गई। ये भी मामला तो ठीक नहीं है। लेकिन चौधरी साहब ये भी बात शामिल कर लें, मलिक साहब ये भी तो देखे ना कि तासुर इसलिए भी ये ज्यादा फोकियत पकड़ लेते हैं कि जब एक मुअज़्ज़िज़ जज साहबान अपना नोट या फैसला या वो कोई भी देते हैं वेब पे आता है तो वेबसाइट से फौरन हटा भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें भी तो इन चीजों को, दूसरा जो चीफ जस्टिस की तरफ से सर्कुलर जारी होना एक जुडिशियल ऑर्डर है, आप उसको उसमें यही कहा गया था ना कि रूल्स बनाए। चीफ जस्टिस साहब को तो मेरा ख्याल है और पीटीआई को तो इसमें सपोर्ट करनी चाहिए कि जी रूल्स बनाए जाएं, और 2 दिन में रूल्स बन सकते थे। क्या वजह है कि जी जो है वो दूसरी मैं ना मानू वाली है कि जी तो मलिक साहब आप आके बना ला सण एडिकेडी काल पै गई है, अगले भी तो 12 महीने निकले जो आप कह रहे हैं कि तासुर पे, तो फिर इदारे की साख तो तासुर की बुनियाद पे दाव पे लग गई है। हमने तो वैसे मलिक साहब को ऐसे टेक ऑन कर लिया जैसे मलिक साहब के बहुत गहरी नजर है, मलिक साहब की कमेंट्स को बहुत मैं संजीदगी से लेता हूँ। बिल्कुल, वो मैं तो खुद इस बात को सपोर्ट करूंगी। जी सर प्लीज। नहीं चौधरी साहब, मसला ये है कि दोनों साइड पे पीछे हटना होगा और दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। इदारा इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट की साख तकरीबन लेजिटिमेसी खत्म हो रही है, और ये समझा जाए कि एक धड़क है कि दूसरे को दबा लिया जाएगा तो फिर वो बच जाएगा, या वो कहे कि जी मैं इसको दबा के दूसरा, दोनों को जो है ये साथ साथ चलना होगा।
तो देखिए मेरा ख्याल है कि सैनिटी प्रिवेल करे। बिल्कुल, ये सैनिटी प्रिवेल करे, हम यही उम्मीद करते हैं। हसनान मलिक साहब, मैं तो आपकी हिमायत में आ गई थी, मैंने कहा हमने तो ऐसे लग रहा है में खड़ा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हसनान मलिक साहब की, इस पर मजीद भी बहुत सारे निकात हैं जिस पर बात अभी आगे बढ़ाई जा सकती है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आईनी और कानूनी बहस जारी थी, कौन सही है कौन गलत है, डिमांड्स क्या हैं, होगा क्या, इस पर बात हो रही थी। थोड़ा सा बात को आगे भी लेके चलते हैं कि सियासी जमातें इस बहस के ऊपर कहाँ कहाँ खड़ी हैं। इमरान साहब का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, चौधरी साहब कहते हैं कि नहीं, पीपल्स पार्टी थोड़ा सा डिस्टेंस कर रही है। लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। जैसे जो अभी हसनान मलिक साहब से भी आपकी गुफ्तगू चल रही थी, इस मसले को फिर सॉर्ट आउट कैसे करें? वो इस्तीफ़ा दे नहीं रहे, बात कंट्रोवर्शियल होती चली जा रही है मजीद और बहुत ज़्यादा गंभीर। देखिए, कंट्रोवर्शियल तो सिर्फ एक ही साइड पे कर रही है ना। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात खान साहब जी, मैं भी वो आपका वो टैग है ना एक लफ्ज़, वाकफाने हाल, मैं भी वाकफाने हाल आज आपको वाकफाने हाल ये है कि जब PTI ने उधर स्पीकर को लिखा कि भाई वो कह रहे हैं जिन्होंने साइन किया है, हाँ जी, तो और वो कैबिनेट मीटिंग में कौन थे जिन्होंने ये मुस्तरद की है ज़राए से जो खबर चली है, तो पता ये चला कि उधर से जो वज़रा हैं उन्होंने मैसेज भेजने शुरू किए थे कि ऐसी तो कैबिनेट मीटिंग की सही नहीं, हम तो बैठे ही नहीं थे, हमने तो कोई साइन नहीं किए। जो साइन करारदाद पे हुए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 28 खवातीन और 14 बैक बेंचर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना लॉ मिनिस्टर, ना कोई और मिनिस्टर जिसने वो साइन की। उन 45 को अब ये रौला पड़ गया है कि ये जो करारदाद है इसके ऊपर अगर फर्दर कानूनी कार्रवाई हुई, क्योंकि ऐवान के अंदर की कार्रवाई नवाज शरीफ केस और बेनज़ीर दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट केस में ये और ये कासिम सूरी केस में वो कार्रवाई जो है जो वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। हाँ जी। और इस किस्म की करारदाद अगर कंटेम्प्ट में ले आई जिसके ऊपर बहुत सारे वकला अभी पूरे पर तोड़ रहे हैं और शायद अगले हफ्ते आपको एक राउंड अच्छा, हम तो समझे चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब हमें डरा ही रहे हैं। नहीं, वो संजीदा मामला है। उसके बाद ये है कि वो जो लोग हैं, जो वो वज़रा जिसमें वो ज़राए से खबर चली, आपको पता है उसका लामिया कभी नहीं जारी हुआ। हाँ जी। वो ज़राए से खबर निकलवाई गई और उसके बाद वो रेजोल्यूशन कराया, उस पर किसी अहम आदमी ने दस्तखत नहीं किए और जिनको दस्तखत करवा के मरवा दिया है और पेश करवाई खालिद मक्सी से, उनका पंजाब से या KP के इलेक्शन से ना लेना है ना देना है, वो इसमें खुश हो गए कि मैं एक करारदाद पेश हो रहा हूँ। इसका जो आपने शुरू में अपने वाकफाने हाल की खबर दी है बिल्कुल दुरुस्ती है। इसको जुडिशरी जो है अपने, अगर इन्होंने 10 तारीख तक मामला ना किया तो फिर ये जुडिशरी और कानून अपना रास्ता लेगा और ये रास्ता बहुत जाके ख़त्म होता है कोट लखपत और अडयाला पे। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, मेरा एक सवाल है इस पे, ये बात तो चलें ठीक है कि जी कानूनी कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो इलेक्शन प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएं, जिम्मेदारी का तयन कर दिया था चीफ साहब ने अपने जजमेंट में भी कि जी आपने पैसे देने, आपने सिक्योरिटी प्लान देना वगैरह। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन करारदादों पे जिन्होंने साइन किए हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके खिलाफ अगर ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई तो फिर तो ये जो पहले ही एक उन्होंने महाज खड़ा किया हुआ है कि जी चीफ साहब जो है वो हमारे खिलाफ हैं और उनके साथ हैं, तो इसको तो और तकवीत मिलेगी, तो ये तो मसला और ख़राब हो जाएगा। बात ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदलिया का सरबराह है, लाजमी तो नहीं वो खुद करें, कोयटा में हो सकते हैं और जगह पे हो सकते हैं, सिंध में हो सकते हैं। आखिर जुडिशरी जो है, जजेस जो हैं वो एक दूसरे, वो ये तो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई उनके दायरे पे हमला आवर हो और वो इसको ऐसे ही जाने दें। देखा, क्योंकि दायरे के ऊपर बाकायदा सोच समझ के एक पूरा जो प्लान है उसके मुताबिक जो हमला, आप इसमें जो मजहबी कुछ ग्रुप है, अब देखिए गुजारिश ये है कि वो दूसरा मौक़िफ़ भी सुन लेना चाहिए साहब। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि इदारे तो सारे बड़े मजबूत हैं, तो बिच नुमाना रह जाता कमज़ोर पार्लियामेंट ही है। उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट जो है सबसे मजबूत तो वो चीज़ है। तो ये जो रियासती इदारे हैं ये जब अपनी सुपरमेसी चाहते हैं ये पार्लियामेंट को भी बुलडोज करते हैं। अब हुकूमती इत्तेहाद ने ये फैसला किया है कि वो इस पे अमल नहीं होने देंगे।
और उन्होंने जो लाएहामल अपना बनाया वो कहते हैं कि ये अगर इस करारदाद के हवाले से कुछ होता है, कोई कार्रवाई होती है, और एक इजलास हुआ है जो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सरबराही में, जिसमें तमाम इत्तेहादी भी शामिल थे, उन्होंने रहते मुकर जाना जी। सुन लो ना, मुकरने बाद जो अभी उन्होंने फैसला किया वो ये किया है कि इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाती है और पूछती है तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तहरीरी तौर पे ये आगाह किया जाएगा कि ये फैसला पूरी कैबिनेट का है, ये किसी एक फ़र्द वाहिद का फैसला नहीं है। लिहाजा अगर आपने इस पे कंटेम्प्ट लगानी है, अगर आपने तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई करनी है तो आप पूरी फिर काबीना के खिलाफ करें। वैसे बड़ा मजेदार सीन होगा हाँ जी, जब ये लिख के देंगे कि काबीना का फैसला है, हाँ जी, तो विचों को 15 के जाके कहने नहीं ससी सानू तो पता ही नहीं, हम तो थे ही नहीं, आप ये हमेशा ये ऐसे ही बात और भी है, अगर ऐसी बात ही है नहीं सर, हाँ अगर ऐसी बात है कि इतना दबंग अंदाज में वो सामने आना चाह रहे तो फिर करारदाद पे दस्तखत क्यों नहीं किए, फिर वहां से क्यों इधर उधर समीना देखें, तकरीरें कर लें, समीना देखें, नहीं समीना ये स्ट्रेटेजी होती है। आप क्या समझती हैं कि अपने सारे फौजी को हम मरवा लें? ये एक तरीकाकार होता है, सियासत जो है ना वो इसी चीज का नाम है कि बसात बिछाई जाती है और फिर अपने अपने मोड़े चलाए जाते हैं। पहले वो थकाना चाहते हैं छोटे प्यादों के जरिए से, उसके बाद पहले जो है ना वो ऐसे ऊपर चढ़ के ये डर गए थे, फाबिया नहीं तो ऐसी कहा भाई मैं मजाक कर रहा हूं। जैसे वो पहले हमने ये भी देखा इमरान साहब, पहले ये कहा गया कि जी हम बॉयकॉट कर रहे हैं पे, फिर वहां जाके वो कहता हम कोई बॉयकॉट नहीं कर रहे, बल्कि फिर बाद में आके शिकवा ये किया कि हमें सुना ही नहीं गया। उसमें मैं आपको बताऊं अपना आपके प्रोग्राम का एक ये भी है ना कि उसमें आपको मौके का गवाह भी होता है। जब अगली दफ़ा बाइकॉट का 2 दिन फुल फ्लैज शोर करके ये वो सुबह जब वो आगे आए तो उसमें जैसे हमने कहा जनाब ये आप एलामिया जारी करें, हम पे आप हमले करें, हम पे आप फर्ज सराई करें और फिर आप हमारे सामने कहें हमने सबमिशंस भी करनी है, नो यू आर नॉट अलाउड, गो आस्क योर क्लाइंट, लिख के लेके आए। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि सर उस दिन जो उनके नुमाइंदगान थे वहाँ पे, हमारे बड़े सीनियर वकला, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने नीचे ऐसे लग रहा था, मतलब ऐसे जैसे मैं तो मिसाल मुहावरतन कि जुत्ती के तलवे के नीचे हाथ लगाया कि सर मेहरबानी करो सानू सुन लो। आप एक बात जब ये होता है सर अच्छा जो सब एक बात बताएं, ये भी सच है कि एक वकील साहब, बड़े सीनियर वकील साहब, उन्होंने कहा अल्लाह दा वास्ता जी मैं तो हाली फीस भी नहीं ली, फीस मर जाएगी मेरे। उन्होंने ये तो उन्होंने कहा कि मैं फीस लिए बगैर आया हूँ। हाँ। तो वो क्योंकि खुद फीस नहीं लेते हैं, अपने जूनियर्स को दिलाते हैं, हमेशा उनका ये तरीका वरदात रहा है। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि वो पागल हो गए, मैं तो पागल नहीं हूँ। ये जुमला यानी वो वकील साहब पकड़वाते हैं फीस जूनियर्स को और फिर जूनियर से खुद वसूल करते हैं। लेकिन नाम जूनियर से जानती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो पागल हो गए, मैं तो पागल नहीं हुआ। और अगले दिन प्रोग्राम में कहते हैं हमें सुने नहीं गया, मैं मौके पे उधर भी मौजूद था। मैं क्या सर को खौफे खुदा करो, तो उम्र का भी लिहाज करो। ठीक हो गया, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब बात आ गई है कि बार बार एक मशवरा दिया गया हर तरफ से, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अहम इजलास अभी एक दिन पहले हुआ है उसमें भी ये मशवरा दिया गया कि जो सियासतदान है वो आपस के मसले खुद बैठकर हल कर लें। पीपल्स पार्टी ने तो ये आवाज़ लगाई है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन इससे पहले जरदारी साहब कह चुके थे कि इमरान खान से कोई बात नहीं होगी, लेकिन इस इजलास में उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। तो फिर क्या ये इससे समझें कि कोई आगे इससे राह निकलती? चौधरी साहब ये बात, बल्कि पहले इमरान साहब का मौके, चौधरी साहब बड़े मूड में हैं, वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, मैं इमरान साहब की तरफ पहले आ जाऊँ। इमरान साहब ये बड़ी इन है बात, हम देख रहे हैं सर्कल्स में कि जून या जुलाई में इलेक्शंस की बात चल पड़ी है और ये डिस्कशन हो रही है कि जो हुकूमत है वो 2 महीने पीछे आए और ये अप्रैल मई से 2 महीने आगे जाएं, तो जुलाई तक में कोई इनका मिडवे कंसेंसस हो जाए और उसी के ऊपर जो है वो बात कोई अगर आइन कोई करनी हुई कानून साजी तो उसमें भी पीटीआई जो हेल्प आउट करे। आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ के लिए माहौल बन रहा है? माहौल बन नहीं रहा, माहौल बन गया है। अच्छा। हाँ जी, और चौधरी साहब तो आज वहाँ मौजूद थे। इसका मतलब मेरे भी वाकफाने हाल की खबर ठीक है। चौधरी साहब तो आज वहाँ मौजूद थे। हमारे वाकफाने हाल जो हैं उनके मुताबिक समीना कि ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, कुछ राब्ते भी हो गए हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इमरान खान साहब से कुछ लोग मिले, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, जो मैं मेरे हर दिल अजीज़ सियासी रहनुमा हैं, उनसे कुछ लोगों ने मुलाकात की है और उस मुलाकात में जो तकरीबन 2.25 घंटे तक जारी रही है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और उन चीज़ों में एक बात ये भी है जिस पे इमरान खान साहब ने ये कहा है कि
उनसे पहले भी माजी में भी 2-3 दफ़ा इस तरह के वादे वईद किए गए हैं, लेकिन बाद में उनका एंड रिज़ल्ट कोई अच्छा नहीं आया। लिहाजा अगर तो आप इस बात को सीरियस हैं और उन दूसरी तरफ से पहल करवाई जाए और तहरीरी तौर पे मामलात किए जाएं, तो फिर ना सिर्फ ये कि वो उस पर बैठ सकते हैं, बल्कि आज जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब इस बात पे भी राज़ी हो गए हैं कि वो जो फाइनल अनाउंसमेंट होगी वो खुद भी उसमें बैठ के अनाउंस कर देंगे। हाँ जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। क्यों चौधरी साहब, अंदर की खबर क्या है? ये वाकई कोई माहौल बन गया? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि माहौल जो है वो बन गया है। अगर आपको याद हो तो 92 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट भी बेनज़ीर भुट्टो से बिल्कुल जो है वो बात नहीं करना चाह रही थी, और उस वक़्त जो है वो ऐसे ही हालात थे जैसे आजकल हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब चढ़े हुए थे उस वक़्त भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह से, वो ज़रा क्योंकि उस वक़्त तो नए पौधे थे, तो वो टीन एज थी, सियासी टीन एज थी नवाज शरीफ साहब की, तो बड़े चढ़ के दौड़ते। तो वहाँ फिर कुछ जो बरगज़ीदा सियासतदान थे, नवाज नसरुल्लाह साहब थे, जो अल्ताफ़ अमर हो मेरे अंकल और कुछ लोग, उन्होंने फिर वो लोगों के साथ राब्ते किए जो कि उस वक़्त के इस्टेब्लिशमेंट के करीब और बातमाद लोग समझे जाते थे, और उनके साथ ये बात करके फिर वहाँ पे एक मामला जो है वो सेटल। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में कोई भी सियासी जो माहौल बनेगा वो इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं बन सकता ही नहीं। आज इमरान साहब, फवाद चौधरी साहब ने बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, पीटीआई भी बैठे, हुकूमत भी बैठे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने कहा ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहरहाल वो इस वक्त पावर में है, इख्तियार उनके पास है, तो हमें इस चीज़ को हम उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो बिल्कुल भी ना बैठे, ये आपस में बैठे और उनके बैठे बगैर ये फैसला करें, जिसको एस्टेब्लिशमेंट इंडोर्स ज़रूर करे, लेकिन वो खुद इस तरह के मामलात में, मुज़ाकरात में, गुफ्तगू में शामिल नहीं होना चाहते। बात यह है कि ये बात वो भी कहते हैं, हाँ जी, होना उतो ही है, तो भी पता है, मैनू भी पता है, ठीक है। ये कहते ऐसे ही, हमेशा ऐसे ही कहना चाहिए, और मतलब बात भी ये है। नहीं जो साहब वो कहते नहीं, वो करते भी हैं। आप ऐसे ना इल्ज़ाम तराशी। मैंने वही कहा कि करते हैं, मैंने इल्ज़ाम तराशी नहीं, मैं आपकी बात की तायद कर रहा हूँ। मैं इल्ज़ाम तराशी उधर नहीं मैं कर रहा, मैंने पता कितने करनी है। बात ये है कि ये जो मामलात जो शुरू नहीं हुए तो जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, जल्दी इसलिए हो जाएंगे कि माहौल इस वक्त हर जगह पे बना इस तरह से हुआ। पीटीआई के अंदर तो इस वक्त टिकटों की तकसीम जारी है, वो इंटरव्यूज भी खान साहब खुद ले रहे हैं। और पीटीआई का भी तो देखे ना, असेंबलियां तोड़ने का मतमा नजर कोई ये थोड़ी था कि 2 सूबों में इलेक्शन दोबारा करा के मार, नहीं, वो तो चाहते ये थे कि जनरल इलेक्शन कर जाए। बात ये है कि मियां जो नवाज लीग है वो असल में इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेरिफाइड है या पैट्रिफाइड है। पैट्रिफाइड जैसे कबूतर बिल्ली को देख के नहीं हो जाता, वो उनको अब ये लगता है जैसे 88 में आपको याद होगा जिस तरह से 90 में वाइप आउट हुई थी पीपल्स पार्टी, और 97 में समीना पंजाब में, बल्कि मुल्क भर से 14 सीटें थी, जी। पंजाब से कोई सीट नहीं थी, कोई सीट नहीं, कॉन्टेस्ट भी किया, वो बैठे असेंबली में, वहां पे बैठी 14 सीटों के साथ अपोजिशन की। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, फर्दर डिस्कशन को उठाएंगे, कुछ इंटरनेशनली बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनकी भी बात करेंगे, और देखेंगे कि पाकिस्तान इन तमाम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में कहाँ खड़ा है। एक ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाजरीन। सियासत और ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन उससे बुरी तरह जो चीज़ मुतासर हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान की मईशत और कारोबार। इस वक्त बिल्कुल मंदा है, और जो कारोबारी तबका है, ताजिर बरादरी है, वो रो रही है कि उनका क्या कसूर है इस सारे हंगाम में। इस वक्त अगर आपको गैलप सर्वे की मैं कुछ अदादो शुमार सामने रखूँ तो 3 माह के दौरान कारोबारी एतमाद में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई है। मुख्तलिफ अगर हम बात करें शोबाजात की तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए हैं, और इसी तरह नज़र आ रहा है कि जो सरमायाकारी वो बिल्कुल रुक सी गई है। इस सारी सूरत हाल में क्या होगा, किसका कसूर है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, कौन पीछे हटे, बात करनी बड़ी ज़रूरी है। इमरान साहब, कारोबारी एतबार में रिकॉर्ड कमी हुई है, तो क्या ये इस बात को ही बात सपोर्ट कर रही है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़राब हुई तो उससे फिर आपकी मईशत पीछे की तरफ आने लगी, या फिर आप समझते हैं कि मईशत ख़राब थी इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही?
देखिए समीना, मेरे नज़दीक तो क्योंकि मईशत ख़राब थी इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ख़राब हुई और सारे मसाइल जो है ना उसकी बुनियादी वजह ये है। मुझे आप ये बताएं कि जब एक गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, उसके ख़र्चे पूरे नहीं होंगे, मामलात नहीं होंगे, उसके बच्चे जो हैं उनकी वो फ़ीसें नहीं दे पाएगा, उसके मामलात, अपनी वालदा का, अपने वालिद का इलाज नहीं कर पाएगा, अपनी दुआओं के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करेगा? आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और जाके उनसे पूछें कि 1 साल पहले, क्योंकि देखें ब्लड प्रेशर, शुगर, ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आम है, हर घर में इसकी मेडिसिन आती है। तो अगर किसी बंदे की 2000 की वो मेडिसिन आती थी तो आज वो मेडिसिन 5000 में आती है। इसी तरह से फीसें, बिल, लोगों का जीना हराम हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, वो कहते बस ट्रैक पे हम चढ़ने लगे हैं, बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। देखिए इसाक डार साहब तो पिछले 1 साल से यही नारे लगा रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ इसाक डार साहब सही फरमा रहे होंगे। उनकी तो पहले भी अभी देखें तो 10 की 10 घी में है। वो तो वफाकी वजीर खजाना हैं, वफाकी वजीर खजाना के तौर पर वो गए थे बाहर, वफाकी वजीर खजाना के तौर पे वो वापस आ गए। उनके लिए तो रावी सब चैन लिख रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए उनको क्या मामला, माशाल्लाह अल्लाह उनको और इज्जत दे, तरक्की दे। उनके बच्चे तो माशाल्लाह बैरून मुल्क बिजनेस करते हैं और बिजनेस टाइकून्स हैं। उनके लिए तो पाकिस्तानी रुपया जितना सस्ता होगा, जितना नीचे आएगा, उनकी दौलत तो बाहर भी उतनी बढ़ जाएगी। आप इसाक डार साहब को या जुल्फी बुखारी साहब को या इस तरह के लोगों को ना देखें, इनके मामला कुछ और हैं। यहाँ पे आप बात करें आम पाकिस्तानी, उनको भी वो भी वहाँ पे है। बात तो फिर वहीं पे आ रही है ना, बात ये कि वो जो मर्जी कहें, लेकिन बहरहाल इस वक्त कलमदान उनके पास है, वजारत खजाना का। सवाल ये पैदा होता है कि कारोबारी एतमाद में ये रिकॉर्ड कमी हो रही है, सनतें बंद हो रही हैं, मुल्क के मीशत का बुरा हाल है और रुपया जिस तरह से गिर रहा है, 300 कोई जाने वाला है, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? देखिए बात यह है कि मैं इमरान साहब की एक बात से बसद एहतराम इसलिए इख्तिलाफ़ करूँगा कि पाकिस्तान में ये प्रूव हुआ है कि पहले सियासी इंतशार आया और उसके बाद माशी इंतशार आया। जब इमरान खान साहब गए थे उस वक्त के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब मुल्क में 170 रुपये 140 रुपये का पेट्रोल और डीज़ल मिलता था और इंटरनेशनल मार्केट में 105-60 डॉलर उनकी प्राइस थी, जो हुकूमत यानी 105 डॉलर पे ले रही थी पर बैरल और फिर उसके मुताबिक 170 पे बेच रही थी। अब 293 और 272 से का है और इंटरनेशनल में मार्केट में ऑयल प्राइस 65 से 70 डॉलर के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। मीनिंग देयर बाय कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने का बेनिफिट नहीं मिल रहा और IMF ने भी झंडी करा दी है। तो सब क्योंकि माफी के साथ कारोबार क्यों रुका? नहीं, इसलिए कि IMF से मुआहदा तोड़ दिया था आपने, फिर वो भुगतना पूरी कौम को पड़ा। उसके बाद हुआ सर ये ना, मैं ये बताएं, आप वो जो पहले वाली बात करें उससे थोड़ा आगे चलें। हाँ जी। इशू ये है कि जब मुफ्ता इस्माइल वाज अबाउट टू स्ट्राइक अ डील, जब ये सारे मामलात हो गए तो तब इसाक डार साहब को लेके आ गए। इसाक डार साहब ने आंखें निकालना शुरू कर दी। आप ये कह रहे हैं कि बिज़नेस क्यों रुक गया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LCs नहीं खुल रही, बैंक्स के पास डॉलर्स नहीं हैं और वो डॉलर्स, इसे डॉलर ऊपर जा रहा है ना। जब तक डॉलर, अगर डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आज डॉलर मार्केट में आएगा, डॉलर नीचे हो जाएगा, बैंक्स के भी आ जाएंगे। तो LCs जब नहीं खुल रही तो हमारा क्योंकि ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो बाहर से वो ब्लॉक हुआ, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, उससे प्रोडक्शन बंद हो गई। मुझे तो ये नहीं समझ में आई कि एज ए वज़ीर खजाना कोई पॉलिसी तो लेके ही नहीं आई इसाक डार साहब। अगर मतलब आप सिवाय इस चीज़ के कि जी हम डील हो रही है नहीं हो रही, डिफॉल्ट हो रहा है नहीं हो रहा, पेट्रोल महंगा हो रहा है और हो गया और हो गया, इसके अलावा हमने क्या कोई आके किसी ने आके पॉलिसी बताई है कि जी ये हमारी मैसिव पॉलिसी है, ये हमारी डायरेक्शन है, ये हम करने जा रहे हैं, ये हमारे आगे नए मंसूबे, मसाइल का हल नहीं को लेके जैसे वो कहते हैं ना रोजाना की बुनियाद पर टाइम गुजार रहे हैं, इनसे फायर फाइटिंग ही नहीं हो रही तो इन्होंने पॉलिसी क्या देनी है? देखिए मामला आज साद रफीक साहब का सर एक में लवन है, उन्होंने कहा कि या हमसे कीमतें ना बढ़वाई होती या हमसे इलेक्शन लड़वा लिया। तो उस पर जरताज गुल का एक ट्वीट था बड़ा मजा, उसने कहा कि शायद इसमें ये कह रहा है कि पैदा जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते? वक्त खत्म हो गया जी, आज यहीं पर प्रोग्राम को समेटते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए।